बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, लाहौर शहर में ग्रेनेड लेकर पुलिस अफसरान पर चढ़ाई करनी हो, टीपू ट्रका वाला पर कातलाना हमले, ईद मिलादुन्नबी वाले दिन ताहिर प्रिंस पर कातलाना हमला हुआ, अरशद अमीन चौधरी का कत्ल, ये वो वाक़यात हैं इनका जब भी तज़किरा किया जाए तो इस टॉप 10 इश्तिहारी का जिक्र ज़रूर आता है। ये टॉप 10 इश्तिहारी इन वाक़यात में मुलव्वस पाया गया। ये एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान कुछ ही अरसे में अपनी दुश्मनी की वजह से, अपने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने की वजह से बहुत कम अरसे में उस दौर के जो रिंग लीडर टॉप 10 इश्तिहारी हुआ करते थे, भोला सुनहरा, हुमायूं गुजर, उनकी आँख का तारा कैसे बना और फिर अपने अंजाम को कैसे पहुंचा। आज आपके साथ उसकी सारी स्टोरी जो है वो शेयर करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट के एक तहसील है पसरूर। पसरूर में एक गांव है तारड़, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। इसका नाम नवाज़ भट्ट उर्फ नाजी भट्ट। नाजी भट्ट जिसके वालिद का नाम बशीर भट्ट था। ये 4 भाई और 2 बहनें बताए गए हैं। बहुत कम उम्री में ये सियालकोट से लाहौर आ गए थे। लाहौर में इन्होंने ताजपुरा स्कीम में आकर अपनी रिहाइश इख्तियार की, एक किराए का मकान लिया। नाजी भट्ट का बड़ा भाई सरवर भट्ट, उसने एक वेल्डिंग की दुकान पर काम शुरू किया, जबकि इसके बाकी जो 2 और भाई थे उनके साथ मिलकर इसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कहते हैं मिठाई की दुकान पर काम किया। वहाँ पर काम करते करते कुछ थोड़ा सा हालात माली बेहतर हुए इनके, तो इन्होंने अपनी रिहाइश ताजपुरा से तब्दील करके भगतपुरा शादबाग ले गए। भगतपुरा शादबाग में इनका काम जारी था, अपने काम में मस्त थे ये। इसका जो सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम मैंने बताया आपको, सरवर भट्ट, वेल्डिंग का काम करता था और मेहनती था। बहुत कम अरसे में उसने अपनी जमा जोड़ करके कुछ पैसे इकट्ठे किए। सब भाइयों ने मिलकर भगतपुरा शादबाग में एक 5 मरले का घर, अपना ज़ाती घर बना लिया और वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली। शादबाग के इलाके में ही एक और ख़ानदान हुआ करता था, रशीद भट्ट नामी शख्स का। वो उस इलाके में ख़ासे बाअसर थे, उनका रोब था, दबदबा था। रशीद भट्ट का एक बेटा जो महकमा पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, उसका नाम ताहिर रशीद भट्ट था। वहाँ पर इनके साथ उनका मेल मिलाप शुरू होता है और उस मेल मिलाप के दौरान सरवर भट्ट की शादी इस ख़ानदान में हो जाती है। ताहिर रशीद भट्ट जो कि सब इंस्पेक्टर था, कहते हैं कि उसकी एक कज़न के साथ सरवर भट्ट की शादी हो जाती है और ये दोनों ख़ानदान आपस में इनका मेल मिलाप शुरू हो जाता है। सरवर भट्ट की वजह से नाजी भट्ट, उसका भाई एक तारा भट्ट और एक और भाई उसका, उनके आपस में मेल जोल मामलात एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। ताहिर रशीद भट्ट और उसका वालिद रशीद भट्ट, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि रशीद भट्ट के बारे में बताया गया है कि वो वहाँ पर शादबाग के इलाके में ही एक कुछ जुआ करवाया करता था और वो वहाँ पर उस इलाके के जो लोग थे, इर्द गिर्द के रिहायशी थे, वो वहाँ पर जुआ खेला करते थे। और ताहिर रशीद भट्ट के बारे में ये इल्ज़ाम है कि वो उनकी सरपरस्ती भी किया करता था। इसके अलावा उसी इलाके में प्रॉपर्टी पे जो मुतनाज़ा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, या कह लें कि कब्ज़े की जो प्रॉपर्टी होती थी, उसका भी काम ये लोग किया करते थे। नाजी भट्ट अपने भाई सरवर भट्ट की वजह से इस ख़ानदान के साथ मिला जुला करता था। वहाँ पर रहते रहते जब नाजी भट्ट ने जवानी में कदम रखा तो इसका मामूली वहाँ पर लोगों से कुछ झगड़ा वगड़ा भी हुआ और कहते हैं कि इसने कुछ फायरिंग भी की थी और इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी। वहीं पर शादबाग के इलाके में नाजी भट्ट के दोस्त, कहते हैं एक जमील गुज्जी वगैरह हुआ करते थे, उनके साथ ये बग्गा एक नाम का शख्स बताया गया है, उनके साथ घुमा फिरा करता था। लेकिन थोड़ा सा अथरा था, ये गुस्से वाला था और गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया करता था। कहते हैं कि इसका जो दोस्त जमील है, जमील कुज्जी के नाम से मशहूर था वो, और वो उसको भी जुए की लत थी। वो रशीद भट्ट के डेरे पर जाकर जुआ जीतता है। उस दौर में कहते हैं कुछ पैसे माकूल 15-20 हज़ार रुपये एक रकम थी, वो जीता, लेकिन रशीद भट्ट के जुए से इसको वो जीती हुई रकम नहीं मिली थी।
उसने नाजी भट्ट से तज़किरा किया, नाजी भट्ट ने अपने भाई से तज़किरा किया कि तुम्हारे ससुराली जो हैं वो इस तरह से मेरे दोस्त के पैसे नहीं दे रहे। कहते हैं कि सरवर भट्ट ने इसको नाजी भट्ट को समझाया कि वो इस मामले से दूर रहे, दफ़ा करे, लानत भेजे, तो हमने इस काम में नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी कहते हैं कि नाजी भट्ट ने रशीद भट्ट से उन पैसों के मुतल्लिक बात की तो उसको उस दौर में वहाँ से हकारा गया, यानी कि उसकी तजलील की गई, उसके साथ रवैया ऐसा रखा गया कि जैसे वो कोई उनका मुलाजम हो या किसी को कमतर हो उनसे, इस तरह का रवैया रखा गया। नाजी भट्ट भाई की ससुराल की वजह से खामोश हो गया, लेकिन उसको दिल में रंज था। यहाँ से इनकी जो है वो आपस में दिलों में रंजिश आनी शुरू हो गई। इसी तरह कहते हैं कि नाजी भट्ट का जो सबसे छोटा भाई था तारा भट्ट, वहाँ पर रिहाइश तो इनको रखे हुए साल हा साल हो गए थे, मिलना जुलना भी लोगों से था, अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्तियाँ भी बन गई थीं। तारे भट्ट का एक दोस्त था, उसके मकान का कोई तनाज़ा था, उस पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था या ये उस मकान का मसला हल नहीं होने दे रहे थे। तो तारा भट्ट भी उसी तरह जिस तरह से नाजी भट्ट ने अपने भाई से ज़िक्र किया, उसने नाजी भट्ट और सरवर भट्ट दोनों से ज़िक्र किया कि इस तरह से मेरे दोस्त का मकान है और वहाँ पर ये मामला चल रहा है। लेकिन वो ताहिर रशीद भट्ट ने उस मामले को भी मानने से इनकार कर दिया और इनको अपनी बदमाशी दिखाई या अपनी थानेदारी दिखाई और इनको कहा कि वो इस मामले से दूर रहें, यानी कि इनको चलता कर दिया। ये मामलात इनके आपस में चल रहे थे, लेकिन तारा भट्ट कहते हैं कि अपना उस दोस्त की वजह से जो था वो खासा कंसर्न था उसे उसके मकान का, वो बाज ना आया और बिलाखिर वो एक मर्तबा ताहिर रशीद भट्ट के पास खुद चला गया इस मामले को हल करने के लिए। वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ खुदा बेहतर जानता है, जिसके बाद तारा भट्ट का कुछ पता नहीं चल सका। तारा भट्ट गुमशुदा तस्वर किया जाने लगा। उसके घर वाले भाई उसके सब उसको ढूंढते तलाश करते, पुलिस में कहते हैं कि गए, वहाँ पुलिस की भी मदद लेने की कोशिश की, कभी किसी अफसर के पास, कभी मुतलका थाने, लेकिन उसके भाई का कुछ नहीं पता लग सका। इलाके से ख़बरें आनी शुरू हुई, जो सीना बसीना गुफ्तगू होती है वो उन तक पहुंची कि तुम्हारा भाई के बारे में जो है, तुम्हारे भाई के बारे में वो ताहिर रशीद भट्ट ही बता सकता है। कहते हैं कि ये लोग उसके पास भी गए और उससे पूछा भी, तो पहले तो उसने कुछ बताया नहीं, उसने कहा मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब बात खुलने लगी तो पता लगा कि ताहिर रशीद भट्ट ने नाजी भट्ट के भाई तारा भट्ट को लोहे की भट्टी में पिघला दिया है। अब इस बात का पता लगना था तो नाजी भट्ट के घर कोहराम बरपा हो गया, उसकी माँ गम से निढाल हो गई। फिर एक वक्त ये भी आ गया कि नाजी भट्ट और उसके घर वालों ने ताहिर रशीद भट्ट के ख़ानदान वालों से ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तो तारा भट्ट को वाकई में मार दिया गया है तो हमें उसकी लाश तो दे दो ताकि हमें सब्र आ जाए, हम उसकी रसूमात पूरी कर लें। लेकिन लाश कहाँ से आती? अब जो दावा था वो ये था कि उसको लोहे की भट्टी में पिघला दिया गया है। काफ़ी अरसे तक वो इसी आस में रहे कि शायद तारा भट्ट वापस आ जाएगा या उसकी लाश मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। फिर एक वक्त ये भी आया कि ताहिर भट्ट ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ, मैंने तारे भट्ट को लोहे की भट्टी में पिघला दिया है, तो उसकी लाश तुम्हें कहाँ से मिलेगी? इनकी रंजिश जो पहले से ही चली आ रही थी अब शिद्दत इख्तियार कर गई। नाजी भट्ट इस दौरान लड़ाई झगड़ों की वजह से कुछ एक आधा कत्ल उससे हुआ था। वहाँ पर एक कुछ सलीम चिट्टा नामी शख्स था, उसके साथ उस इलाके में मुखालफत थी, उसको नाजी भट्ट ने कत्ल किया था और उसके कत्ल में वो पकड़ा भी गया था। उसके बाद वह बाहर भी आ गया। नाजी भट्ट का उस इलाके में थोड़ा बहुत नाम बनना शुरू हो गया था। जब ताहिर रशीद भट्ट वगैरह के साथ मुखालफत शुरू हुई तो ताहिर रशीद भट्ट वगैरह ने नाजी भट्ट और उसके ख़ानदान को टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। बहुत सारे मामलात वहाँ उनके दरमियान चलते रहे। नाजी भट्ट की जो वालदा, वो बार बार घर में अपने बेटों को तारा भट्ट के कत्ल की दुहाई दिया करती थी। वो बार बार कहती थी अपने जवान बेटों को कि अगर उसको मार दी है तो उसकी लाश ही ला दो, कम से कम उसकी लाश देख के मुझे सब्र तो आ जाएगा। माँ की हालत, माँ की गुफ्तगू और माँ के कह लें कि ताने जो होते थे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए।
नाजी भट्ट और एक नाजी भट्ट का भाई था, उसका नाम मैंने आपको मेरे ख्याल नहीं जिक्र किया, रियाज पहलवान। इन दोनों का नाम बड़ा हुआ है उस इलाके में, शादबाग के इलाके में। लेकिन जब नाजी भट्ट ने ये फ़ैसला कर लिया और उसको ये यकीन हो गया कि वाकई ताहिर रशीद भट्ट ने मेरे भाई को लोहे की भट्टी में डालकर पिघला दिया है, तो फिर उसने सर पर कफन बांध लिया। उसके इस दौरान ताल्लुकात एक खालिद चिट्टा नामी शख्स, जिसके बारे में मैंने व्लॉग भी किया और आपको बताया भी कि शफीकाबाद के इलाके में जो जुराइम की से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, शूटर्स थे, जितने भी बदमाश थे, वो इसकी छतरी तले पला करते थे। ये कच्चा रावी रोड का रिहायशी था और शूटर्स और ख़ासकर नौजवान लड़के जो बहादुर हुआ करते थे, जो बिल्कुल निडर होते थे, ये उन पर नज़र रखता था और उनके साथ ताल्लुकात बनाकर उनसे अपने मकासद पूरे करवाया करता था। तो खालिद चिट्टा के साथ इसकी नाजी भट्ट की दोस्ती भी हो गई। एक इश्तिहारी टॉप 10 मुरादी हुआ करता था, उसके साथ भी दोस्ती हो गई। तो नाजी भट्ट ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग इस तरह के साथ मिलाकर अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक गैंग बना लिया और उसने फ़ैसला किया कि अब ताहिर रशीद भट्ट से अपने भाई के कत्ल का बदला लेगा। ताहिर रशीद भट्ट का वो ताक़ुब करता है, सुल्तानपुरा मिस्री शाह के करीब कहते हैं, एक होटल पर जाकर अपने साथियों के साथ वो ताहिर रशीद भट्ट को काबू करता है और उससे अपने भाई के मुतल्लिक़ फिर बाज़पुर्स करता है। तो ताहिर रशीद भट्ट को अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो उसी थानेदारी में उसके साथ ट्रीट करता है, उसी तरह गुफ्तगू करता है और पहलवानी दिखाता है। तो इसी दौरान नाजी भट्ट ब्रस्ट मार के ताहिर रशीद भट्ट और उसके 2 साथियों को कत्ल कर देता है। ये तहरे कत्ल की एक ऐसी वारदात लाहौर शहर में थी जिसने सारे शहर में एक खौफ पैदा कर दिया था, एक खौफ तारी कर दिया था। ये भी कुछ ऐसी ही वारदात थी जैसे माजी में मज़र तिब्बी ने अपनी वालदा और बहनों की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान में ले जाकर जला डाला था। ये भी कुछ उससे मिलता जुलता ही वाक़या था। सारे लाहौर शहर में नाजी भट्ट का नाम दहशत की इलामत, खौफ की इलामत समझा जाने लगा। नाजी भट्ट और खालिद चिट्टा जिसका ताल्लुक़ उस दौर के टॉप 10 इश्तिहारी हुमायूं गुज्जर, भोला सुनियारा के साथ था। उसका इलाका गैर जमरोत में, जहां भोला सुनियारा ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, आना जाना भी था, उनके साथ मेल मिलाप भी थे। कहते हैं कि खालिद चिट्टा नाजी भट्ट को लेकर पहले सियालकोट हुमायूं गुज्जर के पास गया। वहाँ हुमायूं गुज्जर से भी उसकी मुलाकात करवाई और उसको बताया कि ये हमारा दोस्त है, भाई है, मुसीबती है, दुश्मनदार है और ये कुछ करके लाहौर शहर में आया है और अब मफरूर है। हुमायूं गुज्जर उसको पजीराई देता है, उसको वेलकम करता है और उसको थोड़े ही दिनों में अपने साथ जमरोद भोला सुनियारा के पास ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ अर्सा गुजारते हैं, भोला सुनियारा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको, क्योंकि नाजी भट्ट का नाम तो बहुत निकल गया था, भोला सुनियारा के कानों तक भी पहुँचा था, हुमायूं गुज्जर तक भी पहुँचा था। जब बिलमुशाफा उनसे मुलाकात हुई और इसकी जिदारी और इसकी बहादुरी देखते हुए बहुत कम अरसे में ये उनकी आँख का तारा बन गया। उनकी टीम में एक और नौजवान का इजाफा था, नाजी भट्ट। उनका इश्तिहारियों का जो ग्रुप था वो और तगड़ा हो गया। यहाँ से नाजी भट्ट ने अपनी जो जुर्म की दुनिया का आगाज़ है सही मायनों में यहाँ से किया। उसके बाद उसने अपने मुखालफिन पर कई हमले किए, 3-3, 4-4 लोग उसने अपने मुखालफिन के कत्ल किए। उन कत्लों के बारे में आपको बताऊं कि उनकी तकरीबन कोई मेरे ख्याल को 20 से 25 लोग मुखालफिन के इसने कत्ल किए। ताहिर रशीद भट्ट सब इंस्पेक्टर जो था जिसको कत्ल किया, उनके एक जोड़ीदार शादबाग का बड़ा मशहूर ख़ानदान मेहरों का ख़ानदान था, उनके साथ भी इसकी दुश्मनी नाजी भट्ट की थी। कहते हैं कि उसका भाई तारा भट्ट जो था वो मेहरों के किसी लड़के को मिलने गया था और उसी लड़के ने, मेहरों के लड़के ने ताहिर रशीद भट्ट को इतला करके उसके भाई को पकड़वाया था और जिसके बाद उसके भाई का आज तक कुछ नहीं पता चल सका। उनके भी कत्ल हुए, उन पर भी कई हमले किए। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि नाजी भट्ट ने अपने इश्तिहारी साथियों के साथ मिलकर
अपने मुखालफिन जो थे ये, उनके घर पर ग्रेनेडों से हमला किया। हमला इस कदर शदीद था कि उस घर की जो लेंटर ज़मीन दीवारें थी वो ज़मीन बोस हो गई थी। ये बहुत बड़ा वाक़या था और इस वाक़े में भी 4-5 लोग मारे गए थे। नाजी भट्ट दहशत की अलामत बन चुका था और अपने इश्तिहारी साथियों के साथ जो उसका गठजोड़ हो गया था उस दौर के, भोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर वगैरह, खालिद चिट्टा वगैरह, उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। उसके मुखालफिन उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाया करते थे। शादबाग में अगर उसके किसी मुखालिफ ने घर से बाहर निकलना हो तो 25-25, 30-30 गनमैन साथ लेकर चला करते थे वो, उसके बगैर वो बाहर नहीं निकलते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि नाजी भट्ट ने अपने एक साथी, मेरा ख्याल से वो जमील कुज्जी का ही नाम आता है, उसमें उसके साथ बुरके पहनकर औरतों का रूप धार कर रशीद भट्ट पर भी हमला किया और वहाँ पर भी 3-4 लोगों को कत्ल किया उसने। तो ये इसके जुर्म की, इसकी दुश्मनी की एक दास्तान थी जो चली आ रही थी। अब जिस ग्रुप के साथ वो अटैच था, टॉप 10 इश्तिहारियों के, उनके अपने ही मामलात थे। उन्होंने नाजी भट्ट का भरपूर साथ दिया उसकी दुश्मनी में। अब उसके बदले में जो टॉप 10 इश्तिहारियों का ग्रुप था, उनकी जो कार्रवाइयाँ थीं उनमें नाजी भट्ट उनके साथ हुआ करता था। अब कहते हैं कि टीपू ट्रकावाला पर हमले हुए, उन हमलों में नाजी भट्ट का नाम आया। ताहिर प्रिंस पर ईद मिलादुन नबी वाले दिन जो खून की होली खेली गई, 10-12 लोग वहाँ पर कत्ल किए, कोई 25-30 लोग ज़ख्मी हुए थे, उस हमले में भी नाजी भट्ट का नाम आने लगा। उसके अलावा एक मरतबा मैं आपको बताऊं कि नाजी भट्ट की मिस्री शाह के इलाके में मुखबरी हुई कि नाजी भट्ट किसी घर में मौजूद है। तो उस दौर में नवीद सईद, नवीद पहलवान के नाम से मशहूर एक इंस्पेक्टर, बड़ा तगड़ा नाम था, इश्तिहारियों को मतलब कि इश्तिहारी उसके टारगेट पर थे और कई इश्तिहारियों को उसने पकड़कर पुलिस मुकाबले में भी मारा। बहुत से पुलिस मुकाबले उस पुलिस अफसर के क्रेडिट में हैं और उस दौर के बड़े बड़े टॉप 10 हुमायूं गुज्जर जैसे इश्तिहारी जो है वो उसने मारे थे। अब नवीद सईद और दीगर थानेदार पुलिस की भारी नफरी के साथ वहाँ पर रेड करते हैं, उस घर को कॉर्डन ऑफ करते हैं, घेरे में ले लेते हैं और अंदर से नाजी भट्ट जब निकलता है तो उसके पास ग्रेनेड होते हैं। कहते हैं कि नाजी भट्ट घर से बाहर निकला, ग्रेनेड उसके हाथ में थे और उसने ग्रेनेड पुलिस वालों की तरफ करके कि अगर मैं मरूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम में से 2, 4, 5, 10 लोगों को मैं साथ लेके जाऊंगा। इसने ललकारा भी पुलिस वालों को। ग्रेनेड इसके हाथ में देखकर, क्लाशन देखकर पुलिस वालों ने कहते हैं कि अपने मुंह दीवारों की तरफ कर लिए थे और ये बड़ी बआसानी वहाँ से निकल गया था। फिर उसके अलावा अरशद अमीन चौधरी का जो स्टूडेंट लीडर था उस दौर का, बड़ा ताकतवर शख्सियत थी, स्टूडेंट्स का मसीहा उसको माना जाता था और एक बड़ी लंबी चौड़ी फ़ौज, बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की उसके साथ खड़ी थी। उसका जब कत्ल हुआ, उसके कत्ल में भी नाजी भट्ट का नाम लिया गया। तो लाहौर शहर की जितनी भी बड़ी बड़े वाक़यात कह लें, बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ कह लें, उनमें नाजी भट्ट का नाम ज़रूर आता है। नाजी भट्ट भोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर का कहते हैं कि बड़ा करीबी, बड़ी उनकी आंखों का तारा था, उनका राइट हैंड कह लें कि इस तरह से था, उनके कहने पर सारा कुछ करने को तैयार था। उसने इन इश्तिहारियों के साथ गुजरांवाला में, गुजरात में, सियालकोट, पसरूर, जमरोद, इन इलाकों में उन्होंने कहते हैं कि मफरूरी काटी। बल्कि आपको ये भी बताऊं कि नाजी भट्ट ने लोअर माल के इलाके में दाता दरबार की बैक साइड पर, जहां ताहिर प्रिंस की रिहाइश हुआ करती थी, वहाँ पर एक किराए का मकान लेकर भी कुछ अर्सा रिहाइश रखी और वो ताहिर प्रिंस की रैकी करते रहे। अपने मुखबरों के ज़रिए ताहिर प्रिंस की आमदरफ्त, उसके जो नकलो हरकत थी, उसके लिए भी उन्होंने लड़के रखे हुए थे कि इनकी कोशिश थी कि अगर कहीं भी ताहिर प्रिंस की कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो यहीं से निकलकर उस पर हमला भी किया जा सकता है। लेकिन वो उस वक्त उस हमले में कामयाब नहीं हो सके। फिर एक टाइम आता है कि जमरोद में ऑपरेशन होता है, वहाँ पर भोला सुनियारा मारा जाता है और उसके बाद उससे पहले उसे भोला सुनियारे के कत्ल से पहले की बात मैं आपको बताऊं कि हुमायूं गुज्जर को लाहौर पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है एयरपोर्ट से। वो फ़्लाइट में चढ़ जाता है, एक लड़की साथ होती है, लाहौर पुलिस को मुखबरी होती है, वो उसको फ़्लाइट को रुकवाते हैं और जाके फ़्लाइट में हुमायूं गुज्जर को पकड़ के ले आते हैं। हुमायूं गुज्जर को जेल भिजवा दिया जाता है और उसके बाद एक ऑपरेशन जमरोद में होता है जिसमें भोला सुनियारा मारा जाता है। इसी दौरान
टॉप 10 इश्तिहारियों का जो ग्रोह था वो बिखर जाता है, उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, कोई कहीं तो कोई कहीं अपनी मफरूरी का वक़्त जो है वो गुजार रहा होता है। और इसी दौरान नाजी भट्ट वो पुलिस के काबू आ जाता है। पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और उसको भी जेल भिजवा देती है। अब हुमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट इन दोनों को लाहौर से शिफ्ट करके गुजरांवाला जेल भिजवा दिया जाता है। वो वहाँ पर बंद होते हैं और फिर फैसला किया जाता है कि नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर, एक सना गुज्जर और एक मियाँ दाऊद हुआ करते थे इश्तिहारी, ये सब गिरफ़्तार हो जाते हैं और सब के सब चारों गुजरांवाला जेल में होते हैं। अब उस दौर के जो इनके मुखालफिन होते हैं, जिनके इन्होंने कत्ल किए होते हैं, वो इन पर चढ़ाई कर देते हैं। वो अपने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इनको जेल से निकलवा कर इनका जो है कला कमा किया जाए, इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए, इनको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाए। कुछ अर्सा तो ये वहाँ पर जेल में ही रहते हैं। बिलाखिर उनके मुखालफिन कुछ पुलिस अफसरान को ये कायल करने में राज़ी हो जाते हैं कि ये लोग जो हैं ये मुआशरे में एक नासूर की हैसियत हैं, मुआशरे के लिए ख़तरा है। अगर जेल में रहे, इन पर केस चले तो इनके मुद्दइयों ने इनकी गवाहियाँ नहीं देनी, उन्होंने पैरवी नहीं करनी, ये फिर बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर कत्लो गारतगरी का बाज़ार सरगर्म कर देंगे। तो चुनाचा एक टाइम आया, फिर इनको चारों को गुजरांवाला जेल से लाया गया। मैंने आपको बताया कि नवीद सईद उस दौर में इश्तिहारी टॉप 10 जो थे उनके पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़ा मशहूर था और उस दौर की हुकूमत की आँखों का तारा था। ये नवीद सईद वो था जिसने आसिफ जरदारी से एक केस की तफ्तीश कराची जाकर की, सलमान तासीर को पंजाब असम्बली में गिरफ़्तार किया, मज़ाहमत करने पर उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। इस किस्म के जो वाक़यात थे वो तो कहते हैं कि मेरे क्रेडिट में थे, लेकिन उसके खाते में ये वाक़यात थे। बहुत से लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा। यही इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर करामत भट्टी उस दौर में बहुत मशहूर हुआ करते थे। ये अपनी टीम के साथ गुजरांवाला जेल गए, इन चारों इश्तिहारियों को लेकर आए और इनको जब लेकर आ रहे थे तो वो कहते हैं कि काला खताई रोड पर एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर जो हैं वो उनको उनके साथी छुड़वाने के लिए आए। पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग भी हुई और उस क्रॉस फायरिंग में हुमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट मारे गए, जबकि सना गुज्जर और मियाँ दाऊद को बंद रोड की साइड पर लेकर आए और बंद रोड पर वहाँ पर भी इसी किस्म का कोई वक़ूआ पजीर हुआ और वो दोनों भी इस पुलिस मुकाबले में मारे गए। तो दोस्तों, ये थी नाजी भट्ट की कहानी। नाजी भट्ट किस तरह से इस जुर्म की दुनिया में आया, उसके भाई का कत्ल, या कह लें कि उस इलाके के जो रस्सागीर थे, जो बाअसर लोग थे, उन तरफ से उनकी तज़लील कह लें, उनका दबदबा जो था उसको कायम रखने के लिए इनको हक्कारना, इनकी तज़लील करना, शायद यही वजूहात हैं कि वो इस जुर्म की दुनिया में आया और आते ही उसने वो बर्बरियत दिखाई कि पूरे पंजाब में उसने अपना नाम बनाया। तो ये किरदार वो है, आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद मतलब ये होता है कि ये इन किरदारों का इतना अरसा गुज़रने के बाद आज भी वैसे ही तज़किरा किया जाता है, इनका ज़िक्र आज भी वैसे ही होता है। ये कोई हमारे हीरो नहीं हैं, ये विलन हैं, इनके किरदार विलन हैं। गो इनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका जुराइम पेशा होना, उसके पीछे बड़ी वजूहात हैं, कुछ पुलिस की गलतियां हैं, कुछ बाअसर लोगों के ज़्यादती हैं, जिस वजह से ये किरदार इस कदर खौफनाक सूरत में सामने माशरे में आए हमारे। लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ़ एक चीज़ देखा करते हैं कि इनका अंजाम क्या है, इनकी मुजरिमाना ज़िंदगी जो है वो उसका कितना अरसा है, कितनी तवील ये उस जुर्म की ज़िंदगी में कदम रखने के बाद ज़िंदगी गुजारते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल का अरसा इनकी मुजरिमाना ज़िंदगी होती है और उसके बाद जो इनका खौफनाक अंजाम होता है
वो सब आपके सामने हैं। उससे हमें सबको, हमारी नौजवान नस्ल को सबक सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि ये लोग जुर्म की दुनिया में कदम रख के बहुत कुछ करते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा, वो नाम उनके पिछलों के कभी काम नहीं आया। आज भी बहुत से ऐसे जुराइम पेशा लोग हैं, आप उनके घरों में जाकर देखें, उनके बर्तन से बर्तन नहीं मिलते आपस में। उनके घरों की ख़वातीन के जो हालात हैं, उनके बच्चों के, उनके बहन भाइयों के जो हालात हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते। तो इनके कारनामों से या इनके जो जुराइम की दास्तानें हैं, उससे अट्रैक्शन नहीं लेनी चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उनसे, बल्कि इनके अंजाम से हमें सबक लेना चाहिए और हमें सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हमें जुराइम की तरफ बिल्कुल राग़िब नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।